हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस नंबर 7 है। हाँ, कुछ डिले हो गया था कुछ पर्सनल रीजन के कारण, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंप्यूटर का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को जो है 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। क्लियर? तो हम लोग पहले देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक। तो सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, उनका ईयर कब से कब तक रहा। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का ईयर भी पूछा जाता है। तो 1946 से लेकर आपका 1959 तक जो है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसमें जो है दोस्तों निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, निर्वात ट्यूब। ठीक, निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम कहें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो प्रथम कंप्यूटर पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें जो है हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ये प्रश्न पूछा जाता है। इस वैक्यूम ट्यूब को दोस्तों हम जो है वाल्व भी कहा जाता है। इसको जो है वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें आपका स्टोरेज डिवाइस के रूप में, क्लियर, स्टोरेज जो डिवाइस होती थी उसके रूप में जो है हम यहाँ पर क्या करते थे, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तो पूछा जाता है कि पंच कार्ड का इस्तेमाल जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। तो आप बताएंगे कि ये पांचवी पीढ़ी के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। और आपका पेपर टेप, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनका इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करें द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। ये भी पूछा जाता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का अगर हम ईयर पूछें तो 1946 से लेकर 59 तक तो प्रथम का था। तो 1959 से स्टार्ट होकर आपका ये 1965 तक जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय रहा। इस कंप्यूटर में दोस्तों जो है आपका ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर। तो पूछा जाता है कि द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें प्रोसेसर के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था और ये जो है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता था। ये ट्रांजिस्टर जो था वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता था। इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिस्टर का यूज कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है स्टोरेज डिवाइस के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक टैप जो है स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज करते थे। और आपका मैग्नेटिक डिस्क ये भी याद रखेंगे। ठीक, ये जो है स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होने लगा। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। और हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर जो है कोबोल और आपका फोर्ट्रान, ठीक है। तो ये कोबोल और फोर्ट्रॉन क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इनका कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे वहां पर इन हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो अब हम बात करेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर की हम बात करेंगे। ये भी है, इसका अगर ईयर पूछा जाए, क्योंकि ये ईयर का पूछा जा चुका है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का ईयर क्या था, दूसरी का क्या था, तीसरी का, चौथी का और पांचवी का। तो 5 पीढ़ी हैं कंप्यूटर की। तो तीसरी पीढ़ी की अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो 1965 से लेकर 1971 तक का जो ईयर रहे हैं वो आपके तीसरी की पीढ़ी के कंप्यूटर का ईयर रहा है। इसमें दोस्तों जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, आईसी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल जो है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में इसे कहते हैं एकीकृत परिपथ।
तो एकीकृत परिपथ का यूज जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाने लगा? तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाने लगा। और दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही आपका रैम का इस्तेमाल होने लगा। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका इस्तेमाल जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से किया जाने लगा। क्लियर? और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो है यहाँ पर पास्कल का इस्तेमाल जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा। और इसके अलावा बेसिक, ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। क्लियर? बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसके ईयर अगर बात करें तो 1971 से लेकर, यहाँ पर 71 होगा, 1971 से लेकर 1980 तक का जो ईयर रहा है वो आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का रहा है। इसमें जो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, इसे हिंदी में कहें, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, सूक्ष्म संधारित्र। हिंदी में कहें तो इसे सूक्ष्म संधारित्र बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से किया जाने लगा? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से किया जाने लगा। इस बात को याद रखेंगे। और इसके माइक्रो प्रोसेसर के रूप में यहाँ पर LSI, LSI का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती। और BLSI, BLSI, बी का मतलब वेरी और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कहाँ, अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा तो आपका BLSI या LSI दिया गया होगा। तो ये आपके किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाने लगा? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने लगा माइक्रो प्रोसेसर का। इसके अलावा दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की हम बात करें, यहाँ पर ले लेते हैं पांचवी कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करें तो हम लोग बात करेंगे फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ये ईयर अगर पूछा जाए तो 1980 से लेकर वर्तमान समय तक जो है वो आपके फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। और यहाँ पर भी जो है माइक्रो प्रोसेसर के रूप में यहाँ पर ULSI, ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि ULSI का मतलब क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये फिफ्थ पीढ़ी के जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद और अपडेटेड हुआ तो ये हो गया SLSI। एस का मतलब है सुपर लार्ज, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर? ये सभी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा। आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जो है वो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। अब यहाँ पर फोर्थ पीढ़ी का पूछा है। अब आप बता सकते हैं ना कि निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल क्या होता था? फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। IC चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल जो है वो थर्ड जनरेशन में किया जाने लगा। और सूक्ष्म संधारित्र जिसे हम कहें माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फोर्थ जनरेशन में किया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों D इज अ राइट आंसर। क्लियर? इस तरह से पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि नहीं पूछा है। दोस्तों साइबर स्पेस जो है आपका एक टेक्निकल वर्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड है, ठीक है। अपलोडिंग आपका एक, ये भी आपका सूचना प्रौद्योगिकी शब्द है। प्रकाशीय भंडारण और आपका मोडेम, मोडेम भी जो है आपका एक सूचना प्रौद्योगिकी शब्द है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाशीय भंडारण, भंडारण का मतलब क्या है? स्टोरेज। ये आपका एक ऑप्टिकल स्टोरेज, हिंदी में कहें ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ये तो आपका एक डिवाइस हो गया ना,
ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? एक कंप्यूटर डिवाइस है जो कि सूचना सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं, जो सीपीयू होता है उसका जो एएलयू जो होता है उसमें क्या होता है, ये पूछ रहा है। क्या उसमें रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है, या सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस होता है? इसको पहले पढ़ने से पहले समझते हैं। दोस्तों हम बात करें सीपीयू, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू को दोस्तों कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू की फुल फॉर्म है, ये बात याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों, सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कहें कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो किसे कहा जाता है, वो सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू जो है दोस्तों तीन चीजों से मिलकर बना होता है, ये भी याद रखेंगे। सीपीयू जो बना होता है मिलकर सीयू से प्लस एएमयू और आपका एएलयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ये आपका डेटा को कंट्रोल करता है। किसका क्या काम है, ये कौन करता है, सीयू करता है। और इसीलिए जो है सीयू को जो है मैनेजर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। तो मैनेजर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को मैनेज करता है। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, मेमोरी यूनिट। और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो आपका एएलयू का मतलब होता है। अब ये जो एएलयू होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है रजिस्टर्स होते हैं। ठीक, एएलयू में होते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर क्या है, रजिस्टर जो है कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं इसको। तो फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इसको थोड़ा सही से करेंगे, फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक, तो कंप्यूटर की सबसे तीव्र मेमोरी अगर आपसे पूछी जाए, ये भी पूछा जाता तो आपका क्या है, रजिस्टर आपका एक मेमोरी है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और रैम एएलयू में जो रजिस्टर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका एम ए आर, दूसरा होता है एम बी आर, और तीसरा होता है आई आर। एम ए आर का मतलब होता है फुल फॉर्म, ये भी याद रखेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एम ए आर का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और एम बी आर का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। और आई आर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्लियर? याद रखेंगे। तो एएलयू में क्या होते हैं, एएलयू में रजिस्टर होते हैं, मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी इज अ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है। आप जानते हैं ना कि मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को जो है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड कौन सा है, मदरबोर्ड आपका जो है मेन सिस्टम बोर्ड है। क्लियर हो गया? मदरबोर्ड को दोस्तों पीसीबी कहा जाता है, पीसीबी भी इसे कहा जाता है। ये क्या कहलाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीसीबी। पीसीबी का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है पीसीबी होता है, इसको मदरबोर्ड को जो है ये भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, मदरबोर्ड में होता क्या है कि छोटे छोटे सॉकेट लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट लगे होते हैं। ठीक है, और इस पीसी मदरबोर्ड में क्या होता है कि छोटी छोटी कई प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी लगी होती हैं। समझ गए ना? और मदरबोर्ड को और क्या कहा जाता है, इसको सेंट्रल बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। तो सेंट्रल बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है,
आपका मदरबोर्ड को कहा जाता है। जबकि हम बात करें ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, और मैनेजर ऑफ कंप्यूटर जो है कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मदरबोर्ड इज अ राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया। तो माउस की खोज जो है दोस्तों, आविष्कारक अगर हम माउस की बात करें तो डगलस एंजलवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस एंजलवर्थ इज ए राइट आंसर, और इसकी खोज जो है 1964 ईस्वी में की गई। क्लियर। अगर दोस्तों हम माउस की अगर हम बात करें, माउस किस प्रकार की डिवाइस है। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर। माउस इनपुट डिवाइस है, इस बात को भी याद रखेंगे। माउस में 3 बटन होती हैं। माउस में 3 बटन होती है। मेनली जो है माउस में 3 बटनें होती हैं। एक होती है आपकी दोस्तों लेफ्ट बटन, दूसरा बीच में जो होता है वो आपका स्क्रोल बटन, और तीसरा जो होता है राइट बटन होती है। ठीक है। लेफ्ट जो बटन होती है इसको दोस्तों प्राइमरी बटन भी कहा जाता है। लेफ्ट वाली बटन जो है वो आपकी प्राइमरी बटन होती है, जबकि राइट वाली बटन जो होती है इसको सेकेंडरी बटन कहा जाता है। सेकेंडरी बटन कहा जाता है। ठीक है। और मिडल में कौन सा होता है, मिडल में जो होती है वो आपकी स्क्रोल बटन होती है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अच्छा, माउस को हिंदी में क्या कहते हैं। देखो, माउस का रियल नाम जो है, माउस का वास्तविक नाम अगर हम बात करें तो इसका वास्तविक नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। माउंट माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसे हम हिंदी में कहें संकेतन युक्ति। माउस एक संकेतन युक्ति है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा को किस चीज में परिवर्तित करता है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक, हम जो भी डेटा डालेंगे सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में हमको आउटपुट देता है। क्लियर। तो सॉफ्टवेयर डेटा को किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट क्या और बनते हैं सॉफ्टवेयर। तो हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो 3 प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से आपका एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपके मेन होते हैं। इनके द्वारा तो आप कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते। दूसरे दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर को जो काम करना है उनके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों पुनः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो पुनः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से होता है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक। दूसरे जो होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, और तीसरे होते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक। डिवाइस ड्राइवर, ये आप लिख लेंगे पूरा, डिवाइस ड्राइवर। इंपॉर्टेंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर का बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है। इसके बिना जो है अन्य सॉफ्टवेयर नेटवर्क नोट वर्क, मतलब इसके बिना जो है अन्य सॉफ्टवेयर जो है वर्क नहीं करेंगे। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अंतर्गत कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका यूनिक्स क्या है। यूनिक्स जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स या इसे लाइनेक्स भी बोलें, तो ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज, विंडो आपका क्या है, विंडोज जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका क्या है, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपका कंपाइलर कंपाइलर इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर
और आपका असेंबलर। दोस्तों, कंप्यूटर जो है हमारा केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो कि 0 और 1 फॉर्म में होता है। इस कोडिंग को समझता है, इन नंबरों को समझता है, यानी कि बाइनरी नंबर को समझता है। हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। और आपका असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अब बात करेंगे कि आप कहेंगे कि अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, अंतर क्या है? तो कंपाइलर जो है पूरी चीज को एक साथ बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है एक एक लाइन को बदलता है। क्लियर? ये अंतर होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ आपके डिवाइसेस जो हैं, जैसे कि आपका मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको रन करने के लिए इनके हमें क्या चाहिए होते हैं? सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, है ना? तो आपका मदरबोर्ड ड्राइवर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनके ड्राइवर जो हैं जरूरी होते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि आपका एम एस वर्ड हो गया, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, पेज मेकर, ये सब क्या है? ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर? आई होप समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कौन कौन से प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि आर टी ओ एस का पूर्ण रूप क्या है? आर टी ओ एस का पूर्ण रूप की अगर हम बात करें तो आर का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आरटीओएस का मतलब क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आरटीओएस का फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? देखो, कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर है, प्रोग्राम क्या करता है? हम लोगों के लिए, यानी कि हम यूजर्स के लिए कुछ एप्लीकेशन बनाता है, ऐसी चीज़ें डेवलप करता है जिससे हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें, उसका लाभ ले सकें, है ना? तो वही तो होता है कि प्रोग्रामर क्या होता है। प्रोग्रामर जो दोस्तों होता है वो अपने क्लाइंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, उनको डेवलप करता है, फिर उनका परीक्षण करता है, तभी तो जाकर वो उन चीज़ों को लॉन्च करता है ना? तो एक प्रोग्रामर ही तो होते हैं जो हमारे लिए कई चीज़ें डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, गेमिंग वाले प्रोग्रामर होते हैं, अलग-अलग प्रकार के प्रोग्रामर होते हैं। तो ये क्या करते हैं? क्या ये कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करते हैं? हाँ, ये कंप्यूटर के लिए सारा सब कुछ सोचते हैं कि कितना अच्छा बेहतर बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अभी फिलहाल ए इज ए राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन और देख लेते हैं। इनपुट डेटा तेजी से इंटर कर सकता है, ये प्रोग्रामर नहीं होता। सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकता है, ये भी नहीं। केवल फ्लो चार्ट ड्रॉ करता है, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए इज ए राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर आप जानते हैं सिर्फ मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और आपका 0 और 1 के रूप में समझता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको जो है बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? दोस्तों, जो वेब पेज जो होते हैं वो एक दूसरे से हाइपर लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर, हाइपर लिंक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके वेब पेज हैं, इन वेब पेज का हम लोग बात कर रहे हैं, वेब पेज, इन वेब पेज का एड्रेस किस हाइपर लिंक में होता है? इन वेब पेज का अगर हम एड्रेस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, तो इनका एड्रेस जो होता है वो HTML में होता है। HTML, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, ये आपका HTML का फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे।
तो वेब पेज का एड्रेस कहाँ पर मिलता है आपको? HTML में मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया संचार में जब हम सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक, तो आपको पालन करने के योग्य नेटिकेट विचार की पहचान कीजिए कि नेटिकेट क्या होता है। पूछा जा रहा है कि ऑक्टोरल नेटिकेट क्या है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेटिकेट की, नेटिकेट नेटिकेट जो है दोस्तों बना है आपका नेट यानी कि नेटवर्क, इंटरनेट प्लस एटिक्यूट। एटिक्यूट, ठीक दोस्तों, एटिक्यूट का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे यूजर की तरह काम करना है, एक शिष्टाचार की तरह काम करना है, किसी की प्राइवेसी को हनन नहीं करना है, किसी से हमें बदतमीजी नहीं करनी, मतलब गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना है। ऑनलाइन अगर हम किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो हमें क्या है कि दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, यानी यूँ कहें निजता का ख्याल करना है, लोगों का सम्मानजनक हमें व्यवहार करना है। ये सब चीज़ें क्या हैं? तो नेटिकेट का मतलब होता है नेट शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। इसको नेट शिष्टाचार भी कहा जाता है। नेट शिष्टाचार हिंदी में कहें तो इसे नेट शिष्टाचार यानी कि नेट आप इस्तेमाल करेंगे सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म तो एक अच्छे बच्चे की तरह इस्तेमाल करेंगे, कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, अपने अधिकार का दुरुपयोग करने को परहेज करना है। यस, दुरुपयोग नहीं करना है, ये बात सही है। अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना है, अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करना है कि आप अच्छे हैं। क्लियर? ये भी दूसरों की निजता का सम्मान करना है, ये भी बात सही है। अर्थात ये तीनों ही बात सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेटिकेट एक पॉजिटिव शब्द है जिसमें से आपको अच्छा दिखना है, कुल मिलाकर ये है। तो याद रखें कि नेटिकेट क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि इनमें से हमला तब होता है, इनमें से कौन सा है एक हमला कहलाता है जब होता है कि जब कोई हैकर दो उपकरणों के बीच, कोई दो उपकरण हैं, ठीक, इनके बीच में कोई डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। तो इस डेटा को क्या करे, वो चुपके से क्या करे, इसको रोकता है, हटाता या संसाधित करता है। ठीक, तो इस प्रकार के हमले को क्या कहते हैं, इस प्रकार के अटैकिंग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों इफ्स ड्रॉपिंग। इसे हिंदी में कहें, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है इफ्स ड्रॉपिंग। ठीक, इस ड्रॉपिंग का मतलब अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें तो चुपके से सुनना, चुपके से किसी की बात सुनना, किसी की बात सुनना, ठीक, इसको कहते हैं इफ्स ड्रॉपिंग कहते हैं। ये भी बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर के अगर हम सेंस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या है कि किसी डेटा, दो उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उस डेटा को वहां से एडिट कर देना, रोक देना, हटा देना, ये आपका एप्स ड्रॉपिंग कहलाता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। की लॉगर क्या होते हैं दोस्तों? अगर हम की लॉगर की अगर हम बात करें, की लॉगर, कीलोगर्स की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कीलोगर्स क्या होता है कि जब दोस्तों हम कोई की स्ट्रोक करते हैं तो ये की स्ट्रोक को काउंट करता है। की स्ट्रोक, की स्ट्रोक को क्या करता है, ये नोट करता है। ठीक, की स्ट्रोक को नोट करता है। और ये आपका एक सॉफ्टवेयर भी होता है और ये आपका हार्डवेयर भी होता है। की लॉगर जो होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही रूप में होते हैं। दरअसल कीलॉगर क्या होते हैं, ये जब सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं, माना कि हमें कोई पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड तो नहीं हो, पासवर्ड तो एक अपने आप में प्राइवेसी होती है ना, प्राइवेट होता है, अपना गुप्त होता है कोड। तो कीलॉगर क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पासवर्ड को हैक करेंगे, उसको नोट करेंगे कि आपने कौन कौन सी बटनें दबाई हैं, ताकि आपका डेटा चोरी किया जा सके। ठीक है, तो कीलॉगर जब सॉफ्टवेयर के रूप में भी ये काम करता है। हार्डवेयर के रूप में क्या होता है, इसको जो है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में लगा दिया जाता है ताकि आप कौन सी की दबा रहे हैं तो पता चल जाए कि आपका पासवर्ड क्या है। तो समझ रहे हो ना कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर जो है पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। ठीक।
ठीक है। ये पासवर्ड को चुराना हो या किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर चुराना हो या कई भी ऐसी चीज़ें जो की का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चुराता है आपका कीलॉगर। कीलॉगर एक मेलवेयर के रूप में भी काम करता है। क्लियर। एडवेयर का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट मेलवेयर। ठीक। ना जब हम कोई वेबसाइट फ्री वेबसाइट देखते हैं या कोई फ्री चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें अचानक से क्या हो जाते हैं, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट शो होने लगते हैं, ऐड आने लगते हैं। तो वो आपका क्या है, वो आपके एडवेयर ही होते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो इसका आंसर तो लगा दिया ना हम लोगों ने, हाँ, इफ्स ड्रॉपिंग जो है इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत को के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। मतलब ऐसी कोई चीज जो से हम आसानी से समझा जा सके तो वो आपका उसे जो है बी संकेतन कहते हैं। बी संकेतन को इंग्लिश में कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है। हिंदी नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश में शब्द आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, एक होता है आपका कोडिंग और दूसरा होता है डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कि जो प्रोग्रामर है या हम कोई जैसे कि माना कि यहाँ पर एबीसी लिखा है तो एबीसी को हमने क्या किया, कोडिंग कर दिया और कोडिंग करके ये हमने लिख दिया, हैशटैग बना दिया। तो कोडिंग जो प्रोग्रामर होता है या जो कोड करने वाला होता है वही तो जान पाएगा कि इस हैशटैग का मतलब क्या है। इस हैशटैग को हमने कोड कर दिया कि एबीसी का मतलब हैशटैग है। तो इस हैशटैग को जो हमने कोडिंग किया उसे डिकोडिंग करके पुनः उसी भाषा में बदलना, वो आपका डिकोडिंग को तो वो किया जाता है। तो इस कोडिंग वर्ड को पुनः एबीसी में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया ये कोडिंग है। और इस कोडिंग वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि ए है, बी है, सी है, और इसमें तो हम समझ ही नहीं सकते हैशटैग का मतलब क्या है, यहाँ पर छिपा हुआ है। तो समझ में आया। तो रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, वो आपका क्या होता है, विसंकेतन होता है या उसे हम कोडिंग कहते हैं। क्लियर, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक तस्वीर, कार्यक्रम, ईमेल पता, वेब पेज या फाइल के लिए एक लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का फीचर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों जो है हम लोग हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक लिंक बनानी है तो आप हाइपर लिंक का इस्तेमाल करेंगे। एमएस वर्ड में तस्वीर का बनाना है, कार्यक्रम, ईमेल पता, वेब पेज या फाइल के लिए एक लिंक बनानी है तो आप हाइपर लिंक फीचर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया है, ये अपने आप में सही है। अगर आप कोई अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। नहीं, आप वेब सर्वर में कुछ भी डाउनलोड करें तो आपको मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत है। आप वेब सर्वर में कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपका वेब में ही क्लाउडिंग इंटरनेट जिसे हम कह सकते, क्लाउडिंग आपका मेमोरी होती है, वो वेब सर्वर में ही डाउनलोड हो जाता है। क्लियर। तो उसके लिए आपको मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती। डेटा अपलोड करने के समय प्रयोगकर्ता के डिवाइस से वेब सर्वर पर जाता है, ये भी बात ठीक है। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी करने की एक प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे 15 प्रश्न थे। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एक से बार 2 बार आप रिवीजन कीजिए, आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा। सो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।